हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल की क्लास, जिसमें आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें सभी लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत हो ताकि जो लक्ष्य हमने रख रखा है उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है ना। ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी एम को अचीव करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, सभी जो भी इन्वॉल्व है उन सभी की मेहनत की आवश्यकता है, सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये एक नेवल फ्रेज है, ये नौसेना से संबंधित एक फ्रेज है। जब कोई जहाज़ या कोई बोट है वो अगर तूफान में फंस गई हो या इमरजेंसी के हालात हो गए हों तो उस समय कैप्टन ये एक आह्वान करता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। हैंड से यहाँ पे मतलब जो नौसेना में जो सैनिक हैं उनसे है, और डेक से मतलब यहाँ पे बोट या शिप से है। तो जब कोई इमरजेंसी हो, जब कोई तूफान हो, उस स्थिति में आप सभी जो वहाँ के नौसेना के जो मतलब कहें कि वहाँ पे जो क्रू है, चालक दल है, उस सभी को आह्वान करें कि आप सबके सब बोट पर रहें, सबके सब शिप पर रहें, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए ये फ्रेज बनता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। आइए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। कुल मिला के 3 कलर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक येलो जो कि अंडरलाइन करके दे रखा है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हम डिस्कस करेंगे। एक रेड कलर है जो कि वो कैब आपको बताएगा कि हाँ ये नए वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और एक इस प्रकार से देखिए ब्लू कलर दिखेगा, ये एक्स्ट्रा डिस्कशन है, ग्रामर का डिस्कशन ये हो सकता है। हर बात को नोट करना है आपको, और पिछले सेशन को ज़रूर से आपको रिवाइज करते हुए यहाँ पर आना है। कुछ क्विजेज़ होते हैं सेशन में, उन क्विजेज़ को आपको आंसर देने होते हैं कमेंट में, और ज़रूर से सेशन को लाइक करके जाएं, ज़रूर से सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि समझ में आए कि हाँ इससे बेहतर कोई तरीका अंग्रेजी सीखने का हो ही नहीं सकता। आइए स्टार्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार का निर्णय, अपोस्ट्रोफे है तो का निर्णय, किस में, कब, सैटरडे को। क्या निर्णय था? टू कट, कटौती करने का। किसमें? द एक्साइज ड्यूटी, ये उत्पाद शुल्क होता है। ड्यूटी मतलब कर है, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क। किस पर? पेट्रोल और डीजल पर। कितना? 8 रुपये और 6 रुपये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः है। क्रमशः है इसका मतलब जो नाम पहले आया है पेट्रोल उसके लिए 8 रुपये और डीजल बाद में आया है तो उसके लिए 6 रुपये। इज डिसीजन की वर्ब है, वो इज है। ये एक बिलेटेड एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कन्फेशन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? कन्फेशन, या फिर क्या कहेंगे? एडमिशन। मतलब स्वीकृति को बोलते हैं, स्वीकार करने का प्रोसेस होता है। तो ये एक बिलेटेड मतलब देरी से किया हुआ एक्नॉलेजमेंट, कन्फेशन है, स्वीकृति है। दैट की अप्रैल्स मल्टी ईयर हाइज, कि अप्रैल का मल्टी ईयर हाइज, हाइज मतलब जो काफ़ी ऊंचे दाम इसके पहुंच गए हैं। तो अप्रैल का जो काफ़ी वर्षों से मतलब अप्रैल में ऐसा हाई देखने को मिला जो काफ़ी वर्षों का हाई है, काफ़ी वर्षों तक इतने दाम कहीं कभी मतलब बढ़ाए नहीं गए। इन इन्फ्लेशन, महंगाई में, वर स्पर्ड, अब ये वर है वो इस हाइज की वर्ब है। वर स्पर्ड पैसिव है। स्पर का मतलब होता है क्या? स्पर का मतलब है इनसाइट, ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे ड्राइव, या फिर कहेंगे प्रॉम्प्ट, उत्प्रेरित करने को बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में जो मल्टी ईयर हाइज यहाँ पे स्पर किए गए, इनसिग्निफिकेंट मेजर, इन मतलब में, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ा, मेजर का मतलब स्टेप कह सकते हो, बाई हाई फ्यूल प्राइसेस, कैसे? ऊंचे तेल की कीमतों से। तो ये एक आपका सेंटेंस पूरा यहाँ पे होता है। इस सेंटेंस में डिसीजन है, उसकी वर्ब है इज, और हाइज है उसकी वर्ब है वर स्पर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब समझिए यूनियन गवर्नमेंट का निर्णय। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक है, द लगा रखा है, वो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद जनरली ये मान के चलें कि उसके बाद में नाउन मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है पहला ही शब्द नाउन हो सकता है दूसरा शब्द नाउन हो, और हो सकता है तीसरा शब्द नाउन हो, लेकिन नाउन पक्का होगा तो यूनियन गवर्नमेंट नाउन है। कल हमने डिस्कस किया था अपोस्ट्रोफे जहां होता है वो शब्द, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो शब्द, दोनों ही नाउन होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी नाउन, डिसीजन भी नाउन। ऑन सैटरडे, जब हम पर्टिकुलर किसी डे और डेट की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग करेंगे। सैटरडे डे है, वो सैटरडे की ही बात है तो ऑन का प्रयोग है। टू कट इन्फिनेटिव है, टू के साथ V0 इन्फिनेटिव होता है।
द एक्साइज ड्यूटी द डिटर्मिनर है, एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे नाउन है। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट, तो पेट्रोल एंड डीजल इसके ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन है। बाई प्रेपोजिशन है, फिर इसके बाद में 8 एंड 6, 8 और 6 जो है वो नाउन के रूप में है, एंड जो है वो कंजंक्शन है। रेस्पेक्टिवली एडवर्ब है, क्रमशः इसका मतलब होता है, ठीक है। इज ये इसकी वर्ब हो गई, ए डिटर्मिनर है, बिलेटेड एडजेक्टिव है, एक्नॉलेजमेंट नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में MENT आता है, ये एक सफिक्स है, जिन वर्ड्स का एंड MENT से होता है उसे आप नाउन कह सकते हैं। दैट कंजंक्शन है। अप्रैल्स, अप्रैल हो गया नाउन, मंथ का नेम है, अपोस्ट्रोफे लग रहा है तो ये नाउन, और आगे वाला हाइज नाउन। मल्टी ईयर, अब ईयर है वो भी नाउन है, मल्टी लगाने का मतलब ये है, ये एक प्रकार से प्रीफिक्स के रूप में लगता है। मल्टी का मतलब अनेकों, दो से अधिक मान लीजिए। इन इन्फ्लेशन, इन प्रेपोजिशन है, इन्फ्लेशन इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। वर स्पर्ड ये पैसिव वॉइस हो गया। इन प्रेपोजिशन है, मेजर नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। बाई प्रेपोजिशन है, हाई फ्यूल प्राइसेस, हाई एडजेक्टिव होता है, फ्यूल प्राइसेस कंपाउंड नाउन है। क्या कहना चाह रहा है? यूनियन गवर्नमेंट का निर्णय लिया गया सैटरडे को, क्या कि उत्पाद शुल्क में कटौती की जाएगी। कौन से उत्पाद शुल्क में? पेट्रोल और डीजल पर। कितनी कटौती? 8 रुपये और 6 रुपये की क्रमशः। ये एक देरी से स्वीकार किया गया है कि अप्रैल का जो मल्टी ईयर हाइज था, अप्रैल में जो काफ़ी वर्षों का सबसे ऊंचे दाम पर महंगाई पहुंच गई, उच्च स्तर पे पहुंच गई महंगाई, ये हाइज जो है स्पर किए गए थे सिग्निफिकेंट मेजर में। मतलब कहें कि बहुत बड़ा इन पर असर था इस महंगाई पर, किसका? ऊंचे तेल की कीमतों का। ऊंचे तेल की कीमतों के कारण महंगाई ज़्यादा थी, ठीक है। आगे देखिए, कमिंग मोर देन 6 months आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन। कमिंग आते हुए, मोर देन 6 months 6 महीने से अधिक, आफ्टर बाद में, इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन इट्स अपने लास्ट पिछला ड्यूटी कर रिडक्शन कटौती, रिडक्शन रिड्यूस करने का प्रोसेस। ऑन दीपावली ईव, पिछली बार कटौती कब की गई थी? दिवाली के समय। ईव का मतलब पूर्व संध्या मान लीजिए, या किसी चीज़ के ओकेजन पर मान लीजिए, तो दिवाली की पूर्व संध्या पर या दिवाली के समय कटौती की गई थी। द लेटेस्ट कट, जो ये अभी हाल फिलहाल में किया गया कट है, कटौती है, इज ये इसकी वर्ब है, ये एक वेलकम स्टेप है, वेलकम एडजेक्टिव है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। टू ईज द बर्जियोनिंग कॉस्ट, ईज मतलब कम करने के लिए, बर्जियोनिंग का मतलब बढ़ता हुआ। बर्जियोनिंग का यहाँ पे मतलब लेंगे बूमिंग, या फिर कहेंगे बलूनिंग। क्या कहेंगे? बलूनिंग। इसके अलावा आप लेंगे इसको इंक्रीजिंग, ये इसके मतलब बढ़ता हुआ। कोस्ट कीमत, बर्डन, कोस्ट बर्डन, कोस्ट की जो बर्डन है, भार है, ऑन प्रोड्यूसर्स उत्पादकों पर, एंड कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं पर। दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ। कमिंग मोर देन 6 months, कमिंग आते हुए, मोर देन 6 months 6 महीनों से अधिक समय, आफ्टर इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन मतलब पिछली बार ये ड्यूटी रिडक्शन जो हुआ था, इस उत्पाद शुल्क में जो कटौती की गई थी वो दिवाली के समय की गई थी। अब ये 6 महीने के बाद हुआ है, तो लेटेस्ट जो कटौती है वो एक वेलकम स्टेप है, वो एक स्वागत योग्य कदम है। टू ईज द बर्जियोनिंग कॉस्ट, किसके लिए? बर्जियोनिंग कॉस्ट को ईज करने के लिए, कम करने के लिए। ऑन प्रोड्यूसर्स, किस पर? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पर। अब कमिंग ये आपका हो गया आते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब ING फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ये आप इसको या तो जेरेंड नाम देते हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट अगर ING फॉर्म से है तो या तो वो जेरेंड है, GERUND, ठीक है, याद रखें। V0 + ING सेंटेंस के स्टार्ट में दे रखा हो तो या तो वो जेरेंड है या फिर वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वो सब्जेक्ट बन जाए तो वो जेरेंड बन जाएगा, अदरवाइज उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहिए। मोर देन डिग्री कंपैरेटिव है तो देन लगा दिया। 6 months 6 न्यूमरल है ना, मतलब ये गिनती है तो न्यूमरल है। मंथ्स है, ये नाउन है। आफ्टर प्रेपोजिशन है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। लास्ट ड्यूटी रिडक्शन, ड्यूटी रिडक्शन तो हो गया आपका क्या? नाउन। अब लास्ट लगाया है तो ये एक, चूंकि रिडक्शन से पहले लगाया है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। इट्स लास्ट ड्यूटी रिडक्शन, अब ये अपना जो पिछला ड्यूटी रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन रिड्यूस होने का प्रोसेस है। ऑन दीपावली ईव, ऑन प्रेपोजिशन है, दीपावली ईव इसका ऑब्जेक्ट है। लेटेस्ट कट, लेटेस्ट जो है वो लेट की डिग्री सुपरलेटिव है। लेट, फिर लेटर और फिर लेटेस्ट।
नवीनतम, समय में सबसे नया, समय में सबसे लास्ट कह दो, इसके बाद कुछ अपडेट नहीं हुआ उसे लेटेस्ट कहेंगे। कट है वो नाउन है, लेटेस्ट एडजेक्टिव हो गया, द डिटरमिनर है। इज इसकी वर्ब है, ए डिटरमिनर है, वेलकम एडजेक्टिव है। क्योंकि डिटरमिनर आ गया तो दो शब्द हैं तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। टू इज इन्फिनिटिव है, द डिटरमिनर है। अब आगे फिर देखो दो शब्द गिने हम, तो बर्जियोनिंग एडजेक्टिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोस्ट बर्डन ये नाउन हो जाएगा। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। आगे देखिए, विद द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल हैविंग रीजन, इस चीज के साथ इस विद का असर यहां पे है, आईएनजी लग रखा है। किस चीज के साथ? कि द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड होता है, ओमान वाला तेल होता है, इन सब का जो औसत है ना, वो इंडियन बास्केट है। कि मतलब भारत जो जो आयात करता है तेल, उन सभी की बात कर रहा है। तो जो प्राइस है, कीमत है किसकी? इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल की। कच्चा तेल को बोलते हैं क्रूड ऑयल। अब ये विद आ गया तो आईएनजी आ गया, हैविंग रीजन। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसका मतलब ऐसा होने के बाद। चूंकि ये बढ़ चुका था कितना, बाई मतलब तक है, ये लिमिट से पहले लगता है तो इसका मतलब तक होता है, किसी लिमिट को बताए तो तक। कहां तक? मोर देन 33%, 33% से ज्यादा। कब से? नवंबर से। नवंबर से अब तक के 33% से ज्यादा बढ़ चुका। एंड और विद ए बल्क ऑफ द सर्ज, बल्क का मतलब ज्यादा बड़ा पार्ट को बोलते हैं बल्क। सर्ज का मतलब इंक्रीज को बोलते हैं, बढ़ोतरी को बोलते हैं। सर्ज का मतलब क्या है? इंक्रीज। बल्क का मतलब क्या है? बड़ा भाग। कमिंग आते हुए, इन द वेक ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, या फिर इसे क्या कहेंगे? ऑन अकाउंट ऑफ। ये दोनों हो सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी हो सकता है, एज रिजल्ट ऑफ। किसके परिणाम स्वरूप आते हुए? द यूक्रेन वॉर इन फरवरी, यूक्रेन वाली लड़ाई जो चल रही है फरवरी में, उसके बाद ये ऐसा हुआ। स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, स्टेट रन सरकार द्वारा संचालित, ऑयल मार्केटिंग, स्टेट का राज्य भी होता है, सरकार से भी मतलब होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है, हैड रेज्ड, इन्होंने क्या किया? बढ़ा दिया था, ये इसकी वर्ब हो गई। रिटेल फ्यूल प्राइसेस, खुदरा तेल की कीमतें, ठीक है, रिटेल मतलब खुदरा, होलसेल का ऑपोजिट है। फ्यूल प्राइसेस तेल की कीमतें, शार्पली काफी ज्यादा, एडवर्ब है। ओवर अ 16 डे पीरियड, ओवर प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ड्यूरिंग, यहां पे ओवर है वो है ड्यूरिंग। किस दौरान की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 16 दिन के पीरियड के दौरान, स्टार्टिंग मार्च 22, और ये पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है? मार्च 22 से। फिर समझना, जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल है उसकी जो प्राइस है, हैविंग रीजन बाय मोर देन 33% सिंस नवंबर। तो जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें जो हैं इतनी बढ़ जाने के बाद, कहां तक? 33% तक, ठीक है, 33% से भी ज्यादा कीमतें बढ़ गई। कब से? नवंबर से। एंड और विद द बल्क ऑफ द सर्ज कमिंग, और ये जो बढ़ोतरी हुई है ना, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी कब हुई? यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ फरवरी में, उसके बाद स्टार्ट हुई। समझ रहे हो? नवंबर से 33% तो बढ़ गया ये वाले कीमतें। फिर साथ में यहाँ पे सर्ज देखने को मिला इस यूक्रेन वॉर के चलते फरवरी में। तो स्टेट रन और इन सब चीज़ों के चलते जो सरकार द्वारा संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए, शार्पली मतलब काफ़ी ज़्यादा, ओवर ए 16 डे पीरियड, 16 दिन के पीरियड के दौरान। और वो पीरियड कहाँ से स्टार्ट किया है? मार्च 22 से। विद है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लेगा अपना बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन। ध्यान से सुनना एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट नाउन, ये हो गया डिटरमिनर, ये फिर प्रेपोजिशन हो गया। इसका ऑब्जेक्ट तो इंडियन बास्केट, अब ये बास्केट, इंडियन बास्केट में इंडियन एडजेक्टिव है, हालांकि बास्केट है वो नाउन है, द डिटरमिनर है, और फिर प्रेपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल। हैविंग रीजन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब ऐसा होने के बाद। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा होने के बाद। बाई प्रेपोजिशन है, मोर देन
डिग्री कंपैरेटिव है मोर के साथ में देन। 33% 33% सिंस नवंबर, सिंस प्रेपोजिशन है, नवंबर इसका ऑब्जेक्ट है। एंड कंजंक्शन हो गया, विद फिर प्रेपोजिशन है। ए बल्क ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ए डिटर्मिनर ऑफ प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, द डिटर्मिनर। कमिंग, कमिंग सर्ज कमिंग इन द वेक ऑफ, अब ये वर्ब के रूप में ही है। इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, शब्दों का जो समूह होता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो इन द वेक ऑफ हो गया एक फ्रेज। द यूक्रेन वॉर, द डिटर्मिनर है, यूक्रेन वॉर नाउन है। इन फेब्रवरी, इन प्रेपोजिशन है, ये फेब्रवरी इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सब्जेक्ट बना रहा है, ये पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टेट रन सरकार द्वारा संचालित, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पूरा का पूरा नाउन मान सकते हो। स्टेट रन में रन जो है वो थर्ड फॉर्म मानिए, इसके द्वारा ऐसा किया गया, सरकार द्वारा संचालित, ठीक है। हेड रेज्ड, अब ये जो हेड रेज्ड है ये इसकी वर्ब है। रिटेल फ्यूल प्राइसेज जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, रिटेल मतलब खुदरा, होलसेल का अपोजिट है। फ्यूल प्राइसेज तेल की कीमतें हैं, शार्पली एडवर्ब है। ओवर प्रेपोजिशन है, ओवर के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला है, पीरियड। 16 डे पीरियड में ये 16 हो गया नंबर, डे हो गया नाउन, पीरियड हो गया नाउन। तो जब आप नाउन के पहले एक और नाउन अप्लाई करोगे तो उस नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि ये नाउन नाउन मॉडिफायर होगा। फिर सुनिए, अगर आप किसी नाउन से पहले एक और नाउन लगाते हैं तो वो कहलाता है नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर क्या काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो डेज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग, तो ये पीरियड कौन सा है जो स्टार्ट हो रहा है, तो एक प्रकार से एडजेक्टिव है ये इसका। मार्च 22 इससे, तो ये आपका हो गया, कब से स्टार्ट हो रहा है, मार्च 22 से। डेट लिखने का तरीका, मतलब आप पहले लिख रहे हैं मंथ का नाम यहाँ पे, फिर लिख रहे हैं 22, तो पहले मंथ आता है फिर डेट आती है, डेट लिखने का तरीका ये मान लीजिए, है ना। तो ये इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रकार से नाउन हो गया, क्योंकि आपको डेट दे रखी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे एक डिस्कशन, राइज और रेज, इन दोनों का अंतर समझ लें आप। राइज और रेज में राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। राइज तो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। जहाँ मैं इंट्रांजिटिव कहता हूँ इसका मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, जहाँ ट्रांजिटिव है इसका मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। इसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करोगे तो राइज की सेकेंड फॉर्म रोज होती है और थर्ड फॉर्म होती है रीजन, और यहाँ सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करोगे तो रेज की सेकेंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी रेज्ड। इस प्रकार से ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बस फर्क याद रखें कि रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, जैसे यहाँ पे लग रहा है रिटेल फ्यूल प्राइसेस, जबकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब नोट कर लें। इसके बाद अगले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ द हायर फ्यूल प्राइसेस। लार्जली बड़े स्तर पर, या मोटा मोटी तौर पे कह सकते हो, जनरली कह सकते हो। एज ए रिजल्ट ऑफ का मतलब के परिणाम स्वरूप है। द हायर फ्यूल प्राइसेज, जो काफ़ी ज़्यादा तेल की कीमतें हैं। एंड क्विकनिंग फूड कॉस्ट, क्विकनिंग मतलब ये तेज़ी से बढ़ती हुई, क्विकन क्विक से बनता है, क्विकनिंग तेज़ी से बढ़ती हुई, फूड कॉस्ट खाद्य पदार्थों की कीमतें, इन दोनों के परिणाम स्वरूप। लार्जली एडवर्ब है, इसका मतलब है जनरली, मोटा मोटी तौर पर। किस तौर पर, एज ए रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप, एक तरफ तो है हायर फ्यूल प्राइसेस, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ती हुई ऊंची तेल की कीमतें हैं। दूसरी तरफ क्या है, फूड कॉस्ट। कौन सी फूड कॉस्ट है, क्विकनिंग, तेज़ी से बढ़ती हुई है। क्विकन जो है वो क्विक के साथ में ईएन लगा के बनाया है, तो क्विक में जोड़ोगे ईएन, क्विकन, ये क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। ईएन लगाकर किसी वर्ड के शुरुआत में या एंड में, दोनों तरफ आप वर्ब बना सकते हो। ऐसे ही वीकन हो सकता है, तो वीकन में भी देखो ईएन है, वर्ब है, ठीक है। स्ट्रेंथन हो सकता है, इसमें भी ईएन लास्ट में है, वर्ब है। ऐसे शुरू में लगा दें, एंडेंजर हो सकता है, तो ईएन लग गया शुरुआत में, तो ये भी वर्ब है। तो किसी शब्द के शुरुआत में ईएन लगकर भी वर्ब बनती है, और वर्ड के बाद में भी ईएन लग के वर्ब बनती है, तो ये यहाँ पे वर्ब के रूप में आ सकता है। हालांकि ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के रूप में आ रखा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता ही है वर्बल एडजेक्टिव, जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म में है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ तो एक फ्रेज हो गया, तो मुख्यतया या बहुत बड़े स्तर पर
किसके परिणाम स्वरूप? हायर फ्यूल प्राइसेस के परिणाम स्वरूप, और जो क्विकेनिंग फूड कॉस्ट है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई जो फूड कॉस्ट है उसके परिणाम स्वरूप। इन्फ्लेशन, महंगाई, बेस्ड ऑन, आधारित किस पर? बेस्ड में ऑन लगता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI बोलते हैं, ये एक सूचकांक है, ये एक इंडेक्स है। किसके आधार पर? CPI के आधार पर। इन्फ्लेशन की वर्ब एक्सिलरेटेड है, ये बढ़ी, एक्सिलरेट हुई मतलब तेज गति से बढ़ी, है ना। एक्सिलरेटर होता है गाड़ी में, वो क्या करता है? गति को तेज करता है। तो ये बढ़ी कहाँ तक गई? 95 मंथ हाई, 95 महीनों के हाई पर चली गई, 95 महीनों के उच्चतम स्तर पर चली गई, और 7.8% लास्ट मंथ, और वो हाई कितना था? इतना, पिछले महीने की बात है। वाइल, जबकि, वाइल एक कंजंक्शन होता है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है। होलसेल प्राइस गेन्स, होलसेल खुदरा की उल्टा है थोक। प्राइस गेन्स, जो होलसेल प्राइस गेन हुआ है, गेन का मतलब बढ़ोतरी से है, तो जो थोक स्तर पे कीमतों बढ़ोतरी हुई है, सोर, सोर का मतलब इंक्रीज है, जो बढ़ी। टू कहाँ तक बढ़ी? ये बता रहा है मल्टी डिकेड हाई, डिकेड का मतलब दशक होता है, मल्टी लगा दिया मतलब कई दशकों के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई, और वो कितना है? 15.1% है। सब्जेक्ट वर्ब देख लें, इन्फ्लेशन की वर्ब है वो एक्सिलरेटेड है, होलसेल प्राइस गेन्स की वर्ब है वो सोर्ड है, ठीक है। सोर का मतलब क्या कह सकते हो? इंक्रीज होना, बढ़ना। बाकी इसके अंदर जानने वाली बात, बेस्ड के साथ में ऑन लगेगा, है ना। लार्जली है वो एडवर्ब है, ये आपका एक एज ए रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप है, फॉलोइंग भी कह सकते हो, है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ का मतलब फॉलोइंग, के परिणाम स्वरूप। बाकी कुछ बताने योग्य इसमें नहीं है। S&P ग्लोबल्स अप्रैल PMI सर्वेज, S&P, अब ये एक सर्वे का नाम मानो। S&P कैपिटल में है, कैपिटल में जो चीज़ें होती हैं, जो बड़े अक्षरों में होती है ABCD के, उसको आप नाम मान लीजिए। S&P ग्लोबल्स, तो S&P ग्लोबल का अप्रैल PMI सर्वे, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, इसका जो सर्वे रहा, तो आप इतना सा मानो कि सर्वे का नाम है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है इसमें। शोड, इसने दिखाया, ये इसकी वर्ब है। क्या दिखाया? दैट कंजंक्शन है। बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दोनों कौन कौन सी? सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सेवाएं और जो निर्माण कंपनियां हैं, हैड इनफैक्ट फ्लैग्ड, इन्होंने, इन कंपनियों ने, हैड है इसकी वर्ब, हैड फ्लैग्ड है। इनफैक्ट है ये इन रियलिटी, वास्तविकता में। फ्लैग का मतलब होता है मार्क या फिर होता है इंडिकेट। फ्लैग का मतलब होता है मार्क या इंडिकेट, चिन्हित करने को बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन कंपनीज ने वास्तविकता में चिन्हित किया, किसको? सर्जिंग इनपुट कॉस्ट, सर्जिंग बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनपुट कॉस्ट लागत कीमत, ठीक है। एज के रूप में, ये कल ही बताया था मैंने, एज जो है प्रेपोजिशन के रूप में है यहाँ पे। जब किसी फॉर्म, किसी रोल, किसी रूप की बात करते हो तो एज प्रेपोजिशन होता है। अब पोटेंशियल डैम्पनर, पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबल या लाइकली, संभावित, एडजेक्टिव है। डैम्पनर नाउन है, डैम्पनर का मतलब डैम्पेन करने वाला, डिस्करेज करने वाला, इंटेंसिटी कम करने वाला, है ना, उसको बोलते हैं डैम्पनर। हतोत्साहक, रोकने वाला कह सकते, गति धीमी करने वाला। डिमांड, डिमांड की, ये प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो S&P ग्लोबल्स अप्रैल PMI सर्वे, S&P ग्लोबल एक मान लीजिए एक एजेंसी मान लो, इसका जो अप्रैल का PMI सर्वे था, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा रखा है तो ये नाउन है और ये नाउन है पहले, ठीक है, ये जेनिटिव केस होता है। शोड, ये इसकी वर्ब है। दैट कंजंक्शन है, बोथ के साथ में एंड लगता है, काम की बात है। बोथ के साथ में क्या लगाते हैं? एंड। एज वेल एज नहीं लगाते हैं, मैंने इसलिए एज वेल एज बताया क्योंकि एग्जाम में आपको बोथ के साथ एज वेल एज देके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कंपनीज है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैड फ्लैग्ड। एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, कल बताया था, हैज, हैव, हैड, किसी भी मॉडल के साथ में हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हैड फ्लैग्ड थर्ड फॉर्म आ गई। इनफैक्ट है, इन प्रिपरेशन है, फैक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, और वैसे इनफैक्ट टोटली एक फ्रेज के रूप में, इन रियलिटी, वास्तविकता में ये मतलब है। सर्जिंग इनपुट कॉस्ट, अब इनपुट कॉस्ट तो हो गया आपका कंपाउंड नाउन, और ये सर्जिंग है, ये इसका एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव ING फॉर्म में हो, एडजेक्टिव जब ING फॉर्म में हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज प्रेपोजिशन है, पोटेंशियल डैम्पनर, पोटेंशियल एडजेक्टिव है, डैम्पनर नाउन है, ए डिटर्मिनर है, और प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। अ डेस्परेट RBI, डेस्परेट क्या होता है? डेस्परेट वो होता है जो बहुत डिसअपॉइंटेड हो
और बहुत ग्रेट नीड में हो, दोनों मतलब होते हैं इसके। डेस्परेट का मतलब एक तो होता है डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश, और एक इसका मतलब होता है क्रेविंग, जिसकी बहुत ज़्यादा लालसा हो कुछ करने की, इन ग्रेट नीड। तो ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। आरबीआई हो गया नाउन। तो वो आरबीआई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा चाहता है काम करना। क्या? डिसाइडेड, इसने तय किया। वर्ब है। टू स्टॉप, इन्फिनिटिव टू के साथ बेस फॉर्म। क्या डिसाइड किया? रोकने का। क्या रोकना? वेटिंग फॉर। अभी तक तो ये इंतजार कर रही थी आरबीआई, अब इंतजार करना बंद कर दिया। किसका? गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन करेगी। इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है। टू कूल, कूल का मतलब ईज है। कूल का मतलब ईज है, कम करना। तो ये अभी तक तो इंतजार कर रही थी, गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। किस लिए? सप्लाई साइड फैक्टर्स जो हैं, सप्लाई साइड आपूर्ति, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है इकोनॉमी में। तो सप्लाई साइड के जो फैक्टर्स हैं उनको ईज करने का, उनको थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करने का, इसके लिए हस्तक्षेप होगा गवर्नमेंट का, इसका इंतजार कर रही थी। फैनिंग, अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैनिंग, ये इसका एडजेक्टिव है। फैन का मतलब होता है, आप कह सकते हो इनसाइट, या फिर कह सकते हो प्रोवोक, है ना। उकसाना या भड़काना जो होता है ना, उसको बोलते हैं फैन। जैसे मान लीजिए आग लग रखी है और पंखा चला दे, तो फैन का मतलब पंखा ही होता है, तो वो हवा देगा उस आग को और भड़क जाएगी वो आग, ऐसे बना हुआ ये वर्ड। इन्फ्लेशन, महंगाई। एन ऑप्टेड, ऑप्टेड ये क्रिया हो गई इसकी। चुनने को बोलते हैं, सेलेक्ट करने को बोलते हैं। इंस्टीड, इंस्टेड जो होता है एडवर्ब होता है, के बजाय। टू रेज, रेज बढ़ाना बताया था। इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दरें। अर्लियर, दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में या पहले। तो आरबीआई, कौन सा आरबीआई? ये एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर हो गया। वो आरबीआई जो काफ़ी ज़्यादा चाह रहा था, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट नीड में था, उसने तय किया कि अब हम वेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का। और गवर्नमेंट इंटरवेन करके क्या करती? गवर्नमेंट करती सप्लाई साइड फैक्टर्स को कूल। जो सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा ईजी वे में ढाल देती, इंटेंसिटी उसकी कम कर देती। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? जो कि महंगाई को बढ़ाते हैं, है ना। और क्या किया? और इसने ऑप्ट किया, डिसाइड कर लिया और ऑप्ट कर लिया, ये इसी की वर्ब है। इंस्टेड, इसकी बजाय ये ऑप्ट किया, टू रेज इंटरेस्ट रेट्स, कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अर्लियर दिस मंथ, मतलब इस महीने के शुरुआत में ऐसा हुआ। ठीक है। अब आपको कुछ ये ब्लू कलर में दे रखे हैं, वो समझ लें। वेट फॉर जो है, इसका मतलब होता है अवेट। वेट फॉर बराबर होता है अवेट। वेट के साथ फॉर लगता है, अवेट के साथ कुछ नहीं लगता। इंस्टेड जो है वो एडवर्ब है, इसके साथ में जनरली हम ऑव लगाते हैं, OF। वो तब लगाएं जब उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो हम इंस्टेड ही रखेंगे, ऑव नहीं लगाएंगे। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब बताया था, टू रेज यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया। अर्लियर है, ये लेटर का उल्टा है। LATER का ऑपोजिट होता है अर्लियर, 1 अपॉन अर्लियर लिख लो। और दोनों ही किसके लिए आते हैं? टाइम बताने के लिए। लेटर और अर्लियर किसके लिए आते हैं? टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए। ठीक है। क्विज है आज के। कल मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे थे, आज के 4 क्वेश्चंस हैं। फैन का सिनोनिम बताना है, बर्जियन का बताना है, स्पर का बताना है, डेस्पेरेट का बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फैन, बर्जियन, स्पर और डेस्पेरेट। और ज़रूर से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। एक बात बता दूं कि एक मेंस का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर, SSC मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं पर सेशन में। तो 100 सेशंस वहाँ पे मिलने हैं। 100 सेशंस मतलब 5000 क्वेश्चंस मिलने हैं। अगर आपने मेरे साथ 5000 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं मेंस में। आपको बहुत बेहतर आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वहाँ पे उपलब्ध रहता है। डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस हैं। इसके अतिरिक्त एक 0 to एडवांस लेवल का ग्रामर का बैच है, वो आप बाई कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का बैच है, कॉमन एरर का बैच है, और ई-बुक्स हैं काफ़ी सारी, जिसमें हम वो कैब साथ साथ में देखते चल सकते हैं। काफ़ी सारी वर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये सब उपलब्ध है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ कंसर्न, एक्सटेंट का मतलब लेवल होता है, स्तर होता है। एक्सटेंट का मतलब लेवल, नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, डिटर्मिनर है। कंसर्न, कंसर्न चिंता को बोलते हैं। ऑफ प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। कंसर्न का मतलब वरी होता है, एंजाइटी होता है। तो चिंता का जो स्तर है, चिंता किस बारे में? इनएक्शन,
इनएक्शन, एक्शन का ऑपोजिट है निष्क्रियता के बारे में। ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, निष्क्रियता किसकी तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ मतलब इस तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। वॉज, तो ये एक्सटेंट जो है इसकी वह वॉज है। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, दिखना, डिस्प्ले करना। तो ये स्तर जो है वॉज रिफ्लेक्टेड, वो दिखाई दिया, पैसिव है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज है बी का रूप होता है, फॉर्म वर्ब बी है, इसकी थर्ड फॉर्म, वॉज का थर्ड फॉर्म लगाओगे, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पैसिव है। एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज 2 डे मीटिंग, ये किस में दिखा, ये दिखाई दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन की मीटिंग में। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। वेयर, जहां पे ए मेंबर ऑब्जर्व्ड, एक मेंबर ने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया वो आगे दे रखा है, यहां तक पढ़ लें पहले। तो एक्सटेंट ऑफ कंसर्न जो है, चिंता का जो स्तर है, किस बारे में चिंता, इन एक्शन के बारे में कि सरकार निष्क्रियता बरत रही, सरकार कोई सक्रियता नहीं, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये दिखा कहां पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 2 डे की मीटिंग में, 2 दिनों की मीटिंग में। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। वेयर, जहां पर, ए मेंबर ऑब्जर्व, जहां पे एक मेंबर ने ऑब्जर्व किया। सब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे, एक्सटेंट की वर्ब वॉज रिफ्लेक्टेड है, पैसिव है, वॉज रिफ्लेक्टेड। अ मेंबर की वर्ब ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। 2 डे मीटिंग में 2 नंबर है, डे नाउन है, मीटिंग भी नाउन है, और मीटिंग से पहले नाउन दे रखा है डे, तो ये नाउन मॉडिफायर है, इसलिए डेज मत करना इसको, है ना, डे ही रखना है। और इसमें अर्लियर है, वो अभी बताया, लेटर का उल्टा है। दिस मंथ में दिस है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। कैसे पता लगेगा, अगर आगे नाउन दे रखा हो, जैसे यहाँ नाउन दे रखा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन नहीं हो तो ये प्रोनाउन है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेंबर ऑब्जर्व्ड, मेंबर नाउन है, ए लगा हुआ डिटर्मिनर, ऑब्जर्व्ड है वो इसका वर्ब है, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। वेयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो मीटिंग की बात कर रहा हूँ, उस मीटिंग में ये ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, गवर्नमेंट सप्लाई साइड एक्शन, कि गवर्नमेंट का सप्लाई साइड जो एक्शन है, गवर्नमेंट का जो एक्शन है कौन से, किस संदर्भ में, सप्लाई साइड में, आपूर्ति संबंधी, है ना। कैन ऑल्सो रिड्यूस, ये क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, फ्यूचर रेट राइजेस, भविष्य में जो रेट में वृद्धि हो उसको ये रोक सकता है। आउटपुट सेक्रीफाइस, आउटपुट प्रोडक्शन को बोलते हैं, आउटपुट सेक्रीफाइस जो हो सकते हैं उसको ये रोक सकता है, कम कर सकता है। एंड बोरोइंग कॉस्ट, और उधार लेने पर जो कॉस्ट देनी पड़ती है उस कॉस्ट को ये कम कर सकता है। तो गवर्नमेंट सप्लाइड साइड एक्शन सब्जेक्ट है, कैन रिड्यूस इसकी वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर रेट राइजेज, आउटपुट, सेक्रीफाइस, बोरोइंग कॉस्ट, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ऑल्सो जो है वो आप मैन वर्ब से पहले लगाते हैं, याद रखें, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं ऑल्सो, और या फिर मैन वर्ब के पहले लगाते हैं ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा। बोथ सेंटर एंड स्टेट टैक्सेज, दोनों, बोथ के साथ एंड लगता है, बताया था। एक तरफ केंद्रीय, दूसरी तरफ स्टेट टैक्सेस आर बाइंड, बाइंड का मतलब बूमिंग है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, बूमिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सिलरेटिंग, इंक्रीजिंग, ये सब मतलब है इसका, काफ़ी ज़्यादा है मतलब, सोरिंग है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने टैक्सेस, तो फिर गिविंग देम स्पेस, तो ये इनको स्पेस, अब जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो इसका मतलब आपका स्पेस है कि आप कम भी कर सकते हो, तो उनको स्पेस देते हुए टू कट टैक्सेस ऑन फ्यूल्स, कि आप क्या कर सकते हो, टैक्स में कटौती कर सकते हो फ्यूल्स पर। ये सेंटर और स्टेट के लिए दे रखा है देम, तो उन दोनों को ही स्पेस मिला, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, वो टैक्स कम कर, टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखे थे इन्होंने, टैक्स कम करने का इनके पास स्पेस था। बायंट है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ दैट द सेंटर हैज एक्टेड टू ईज सम ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, नाउ अब, दैट की, अब जबकि, द सेंटर हैज एक्टेड, केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक्ट किया है, एक एक्शन लिया है, टू ईज, ईजी करने का, थोड़ा क्या कर सकते हो, रिलैक्स करने का, किसको, सम ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सम कुछ, ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, किसका कुछ पार्ट, इन्फ्लेशनरी महंगाई का, प्रेशर दबाव, तो महंगाई का कुछ दबाव को ईजी करने का निर्णय लिया है। एमिनेटिंग फ्रॉम, एमिनेट का मतलब क्या होता है, एमिनेट का मतलब होता है ओरिजिनेट या स्टेम, मतलब कहीं से कुछ निकलना, उद्ग्रहित होना, ठीक है। तो ये दबाव कौन सा है, ये दबाव है हाई एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट इन फ्यूल प्राइसेस, हाई, ऊंचे, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, कंपोनेंट का मतलब पार्ट होता है, इन फ्यूल प्राइसेस तेल की कीमतों में। द ओनस इज, ओनस का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस का मतलब होता है
रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी किस पर है? स्टेट्स पर, राज्यों पर। क्या जिम्मेदारी है? टू सिंक देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेज। सिंक डिफरेंसेज को बोलते हैं कि आप झगड़ा बंद कर दें, स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड कम टू एन अग्रीमेंट, ये मतलब होता है। क्या लिख देता हूं? स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड कम टू एन अग्रीमेंट, समझौता कर लेना, बहस करना, झगड़ा करना बंद कर देना, ये मतलब होता है सिंक डिफरेंसेज। तब जिम्मेदारी बनती है राज्यों पर कि वो अपने मतभेद जो हैं वो हटा लें, जो मतभेद चलते हैं सरकार के साथ में उन सबको भूल जाए। ओवर द गवर्नमेंट्स पास्ट अप्रोच, किसको लेकर? गवर्नमेंट की पिछली जो अप्रोच रही है, पहले जो भी अप्रोच रही है, किस चीज़ की? टैक्सिंग फ्यूल्स पर, तेल और डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगाने की। एंड हेल्प रिड्यूस, और क्या करे? बर्डन को कम करने में सहायता करे। ऑन द कॉमन मैन, किस पर बर्डन पड़ रहा है? आम आदमी पर। कैसे करेगी ये? बाई पेयरिंग। बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है। बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म में। कैसे करके? पेयर करके। पेयर का मतलब क्या है? रिड्यूस करके, कट करके, कटौती करके, ठीक है, कम करके। देयर रेस्पेक्टिव स्टेट टैक्सेस, अपने अपने रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने स्टेट टैक्सेस, राज्य के टैक्सेस, एज वेल मतलब टू भी, ठीक है। तो कह रहा है कि अब जिम्मेदारी किस पर है? अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब जब ये सेंटर की वर्ब हैजेक्टेड है, ओनस की वर्ब इज है ना। ये वर्ड देखिए लिए, एमिनेट का मतलब है उद्ग्रहित होना, कहीं से निकलना। सिंक डिफरेंसेस एक फ्रेज है, इसका मतलब बहस करना, झगड़ा करना बंद कर देना, अग्रीमेंट पे आ जाना। पेयर का मतलब रिड्यूस या कट है, ये PARE, इसका ING फॉर्म दे रखा है। हेल्प रिड्यूस, हेल्प के साथ में या तो सीधा V0 लगाते हैं या फिर टू के साथ V0 लगाते हैं, या तो सीधा बेस फॉर्म या टू के साथ बेस फॉर्म, ये दो चीज़ें होती हैं हेल्प के साथ। या तो बेस फॉर्म लगाएंगे या टू प्लस बेस फॉर्म लगाएंगे। फिर समझ लो कि अब जबकि केंद्र सरकार जो है उसने क्या किया है, कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर को इसने ईजी करने के लिए काम किया है। कौन सा प्रेशर? जो ओरिजिनेट हो रहा है हाई एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट के कारण, फ्यूल प्राइसेस पे जो काफ़ी ज़्यादा उत्पाद शुल्क लगाया गया है, उसके कारण महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। तो अब जिम्मेदारी है राज्यों पर कि वो अपने जो डिफरेंसेस हैं, अपने मतभेद हैं, उसको भुला दे। गवर्नमेंट की पास्ट अप्रोच को लेकर फ्यूल्स पर टैक्स लगाने का, और क्या करे? इस बर्डन को जो आम आदमी पर पड़ रही है, उस बर्डन को कम करने में सहयोग करे। और वो कैसे कर सकते हैं? स्टेट्स अपने अपने जो स्टेट टैक्सेस लगाते हैं उनको कम करके ये काम किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, विद द वॉर इन यूरोप, अब इस चीज़ के साथ कि यूरोप में लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई जो है शोइंग नो इमीडिएट साइंस, इमीडिएट तत्कालिक साइंस, संकेत, इसमें कोई संकेत नहीं है हाल फिलहाल कि ईजिंग, की लड़ाई धीमी पड़ जाएगी। द इकोनॉमिक फॉलआउट, फॉलआउट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज, दुष्परिणाम। फॉलआउट का मतलब है कॉन्सिक्वेंस, दुष्परिणाम, ये ऐसे। तो जो आर्थिक दुष्परिणाम है, पर्टिकुलरली ऑन ग्लोबल एनर्जी, विशेष करके वैश्विक ऊर्जा को लेकर, एंड फूड कॉस्ट, और खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर, तो वो परिणाम जो है रिमेंस, ये इसकी वर्ब है, ये बनी हुई है हाईली अनसर्टेन, मतलब बहुत ज़्यादा अनिश्चित, एंड कंटिन्यूज, और लगातार जारी है। टू पॉइंट टू द राइजिंग रिस्क, कि ये इशारा कर रही है राइजिंग रिस्क, बढ़ते हुए खतरे की ओर। और खतरा किसका है? फास्टर इन्फ्लेशन का, काफ़ी तेज तेज गति से महंगाई बढ़ेगी इसका, कपल्ड विद स्लोअर ग्रोथ। और ये जो महंगाई है ये किसके साथ जुड़कर आएगी? स्लोअर ग्रोथ, गति, वृद्धि दर जो है वो कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी इसके साथ। विद प्रेपोजिशन है, वॉर इसका ऑब्जेक्ट है, दैट डिटरमिनर है ना। वॉर यूरोप में, इन प्रेपोजिशन है, यूरोप इसका ऑब्जेक्ट है। अब जब यूरोप में जो लड़ाई है वो दिखा रही है नो इमीडिएट साइंस, शोइंग, वैसे वर्ब होती है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कह सकते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि ये यूरोप में जो लड़ाई है वो दिखा रही है नो इमीडिएट साइंस, मतलब कोई भी तत्कालिक संकेत नहीं मिल रहा है। नो डिटरमिनर है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, साइंस नाउन है।
और ईजिंग और प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आईएनजी फॉर्म में भी नाउन हो सकता है, तो ये इसका उदाहरण है। प्रिपरेशन के बाद में ऑब्जेक्ट लग रहा नाउन है। द इकोनॉमिक फॉलआउट, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, फॉलआउट नाउन है, द डिटर्मिनर है। जो आर्थिक दुष्परिणाम है विशेष करके ग्लोबल एनर्जी और फूड कॉस्ट को लेकर, वो दुष्परिणाम हाईली अनसर्टेन है और लगातार ये इशारा कर रहे हैं, पॉइंट के साथ टू लगेगा। किस और राइजिंग रिस्क की, रिस्क नाउन है, राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द डिटर्मिनर है। और रिस्क किसकी है? फास्टर इन्फ्लेशन की, बहुत तेज गति से बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई कौन सी? जो साथ में आएगी किसके? स्लोअर ग्रोथ के। कपल्ड विद का मतलब इन एडिशन टू कह सकते हो, इसके साथ साथ कह सकते हो। इन सच ए वोलेटाइल सिनारियो, वोलेटाइल का मतलब है फिकल या फिर चेंजेबल। जो अस्थिर है, लगातार बदलने वाला है, उसको बोलते हैं। सिनारियो का परिदृश्य कंडीशन को बोलते हैं। सच है, वो मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि सच के बाद जब नाउन आपको लगाना हो, अगर सिंगुलर हो मतलब काउंटेबल हो तभी पता लगेगा सिंगुलर का, अगर अनकाउंटेबल उसकी बात नहीं कर रहा। अगर काउंटेबल हो, सिंगुलर हो तो उससे पहले ए या एन लगता है। अगर प्लूरल हो तो फिर ए और एन नहीं लगता है। वोलेटाइल एडजेक्टिव है, सिनारियो नाउन है। तो इन सच है वोलेटाइल सिनारियो, तो ऐसे परिदृश्य में जो कि काफ़ी अस्थिर बना हुआ है। फिस्कल मेजर्स, वित्तीय उपाय, फिस्कल एडजेक्टिव है, मेजर्स नाउन है। दैट हेल्प, कौन से उपाय? रिलेटिव प्रोनाउन है ये। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को कनेक्ट करेगा। कौन से मेजर्स? जो हेल्प करते हैं किस में? कूल प्राइस। अब हेल्प के बाद को सीधा V0 है। ईज इसका मतलब है प्राइस प्रेशर। तो जो हेल्प करते हैं किस में? प्राइस की जो प्रेशर है, जो कीमतों की प्रेशर है उसको कम करने में। एंड लीव एन एक्स्ट्रा रुपी और 2 इन द कंज्यूमर्स पॉकेट, और ये कंज्यूमर की पॉकेट में, उपभोक्ता की पॉकेट में 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा लीव मतलब छोड़ देते हैं। कैन ओनली एड, ये क्या कर सकता है? केवल सहायता कर सकता है। टू अंडरगर्ड, अंडरगर्ड का मतलब है बोल्स्टर या फिर सपोर्ट, मजबूती देना, सहारा देना। तो ये सहारा दे सकते हैं। वाइटल कंजम्पशन डिमांड, वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। कंजम्पशन उपभोग, डिमांड मांग, इन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे एक अस्थिर परिदृश्य में, ऐसे हालातों में फिस्कल मेजर्स, ऐसे वित्तीय उपाय जो कि प्राइस प्रेशर्स को कम करने में हेल्प करें और कंज्यूमर की पॉकेट में 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा छोड़े, वो केवल क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है वाइटल कंजम्पशन डिमांड को मजबूत करने में इकोनॉमी में। ठीक है। अल्टीमेटली एडवर्ब है, अंततः, फाइनली, इवेंचुअली। ऑल स्टेट्स मस्ट रियलाइज, सभी के सभी स्टेट्स को जरूर से रियलाइज करना चाहिए। मस्ट एक मॉडल है, ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, कंपल्सन के लिए आता है। सारे स्टेट्स को जरूर से जरूर ये रियलाइज करना चाहिए दैट द बेस्ट वे टू सेफगार्ड, सेफगार्ड मतलब सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, कि जो सबसे अच्छा तरीका है किस चीज़ का? अपने रेवेन्यू इंटरेस्ट, ये दे रहा है स्टेट्स के लिए। रेवेन्यू मतलब इनकम, इंटरेस्ट मतलब हित, तो जो उनके आय का हित है, जिससे उनको आय ज़्यादा होगी, ये जो इसका इंटरेस्ट है, उसको सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वुड बी टू एंश्योर, वो तरीका होगा सुनिश्चित करने का, इंश्योर करने का। क्या? दैट द ग्रोथ मोमेंटम, कि जो ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ मतलब वृद्धि, मोमेंटम का मतलब जो एक माहौल बना हुआ है, एक वेग, संवेग बना हुआ है इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, एज ए होल, कुल मिलाकर, रिमेन्स बना हुआ है, वेल सपोर्टेड, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड। ठीक है, वेल एडवर्ब है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली एडवर्ब हो गया, अंततः। एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, तो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है। तो अंततः सारे के सारे स्टेट्स को रियलाइज करना ही चाहिए। ऑल स्टेट्स की वर्ब मस्ट रियलाइज है। ऑल डिटर्मिनर होता है। ठीक है, क्या? कि जो बेस्ट वे है, वे नाउन है, बेस्ट डिग्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है। कि सबसे अच्छा तरीका जो है अपने रेवेन्यू इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का, सुरक्षित रखने का, वो तरीका क्या होगा? कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ग्रोथ मोमेंटम जो है इकोनॉमी में वो वेल सपोर्टेड रहे, ग्रोथ मोमेंटम को अच्छा सपोर्ट मिलता रहे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती रहे इकोनॉमी। ऑल स्टेट्स की वर्ब मस्ट रियलाइज, बेस्ट वे की वर्ब जो है वो वुड बी, द ग्रोथ मोमेंटम की वर्ब जो है वो रिमेन्स। इंश्योर जो है ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड INSURE होता है, ये बीमा करना होता है। ये ENSURE ये सुनिश्चित करना होता है, और ये ASSURE ये आश्वस्त करना होता है। INSURE इंश्योर, बीमा करना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। ENSURE सुनिश्चित करना, टू मेक सर्टेन, और अश्योर आश्वासन देना होता है, अश्योरेंस बनता है इससे। और वेल है वो एडवर्ब होता है ना। गुड और वेल दोनों का मतलब अच्छा होता है, लेकिन जब एडवर्ब की जरूरत पड़े तो वेल लगाते हैं। दोनों की डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव सेम बनती है, बेटर और बेस्ट।
दिस इज अ मोमेंट, ये एक मोमेंट है, जिसकी वर्बिज है मोमेंट की, पहले नाउन, ये नाउन है तो एक डिटर्मिनर लगा रखा है, तो ये एक मोमेंट है दैट कॉल्स फॉर, जो कि डिमांड करता है। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड, या इसको आस्क फॉर भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जो कि सभी हैंड्स ऑन डेक इसको चाहिए, मतलब इस मोमेंट में सभी का सहयोग चाहिएगा। द सूनर पॉलिसी मेकर्स, अब जितना जल्दी पॉलिसी मेकर्स जो है डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट के, एंड फॉर ऑल पॉलिटिकल ह्यूज का मतलब टाइप या फॉर्म है, कोई भी टाइप मान लो, टाइप ऑफ बिलीफ कह दो भी, आप किसी भी विचारधारा की पार्टी है, किसी भी तरह की पार्टी है, उसको पॉलिटिकल ह्यूज बोलते हैं। सारे मतलब राजनीतिक पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, रियलाइज दिस, इसको रियलाइज करें, एंड एक्ट इन कॉन्सर्ट का मतलब कंबाइंड एफर्ट्स करें, इन कॉम्बिनेशन कह सकते हो, मिलजुल कर प्रयास करें तो उतना ही बेहतर होगा। एक ही वाक्य में 2 बार डिग्री कंपैरेटिव आएगी, दोनों से पहले द लगेगा। यहां देखो सूनर डिग्री कंपैरेटिव है तो द का प्रयोग है, यहां बेटर डिग्री कंपैरेटिव है, द का प्रयोग है। एक सिंगल सेंटेंस में जब 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो द लगता है। तो जितना जल्दी पॉलिसी मेकर्स जो हैं गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर या पॉलिटिकल ह्यूज के लेवल्स पर, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी स्तर पर हों, जितना जल्दी पॉलिसी मेकर्स रियलाइज करेंगे इस बात को और काम करेंगे मिलजुल कर, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हुआ आज का ये सेशन। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।